अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। अगर इसने कत्ल की नीयत से शमशेर पर कारतूस चलाया था तो भी इसे भाग जाना या खिसक जाना चाहिए था, लेकिन इसकी चाल ढाल से पता चलता था कि इसे मालूम ही नहीं कि इसके कारतूस से एक आदमी मारा गया है। वो इसके बाद परिंदे भी मार रहा था। दूसरे आदमी ने कहा, मैंने कारतूस चलने की आवाज़ें सुनी थीं। इन दोनों ने देखा कि शमशेर मर चुका है तो वो गाँव की तरफ आए। जब वो गाँव में दाखिल हुए तो उन्होंने महताब को देखा। उसके एक हाथ में बंदूक और दूसरे हाथ में परिंदे थे। उन्होंने पहले तो गाँव के नंबरदार को इत्तला दी, फिर शमशेर के घर जाकर बताया। मैंने शमशेर के बाप से कुछ और बातें पूछनी थी, लेकिन मैंने एक मिनट भी ज़ाया न किया और एक हेड कांस्टेबल और 3 कांस्टेबलों को साथ लेकर जाए वारदात पर जाने की बजाय गांव चला गया। मैंने महताब को फ़ौरन पकड़ना था। ऐसा हो सकता था कि उसके चलाए हुए कारतूस के छर्रे इत्तेफाक से शमशेर को लग गए हों। उसने परिंदे को निशाने में लिया होगा। शमशेर नशेबी जगह पर जा रहा था। महताब ऊंची जगह पर जा रहा था। इस तरह शमशेर महताब की बंदूक से निकले हुए छर्रों की जद में आ गया। लेकिन मुझे लाली की बातें याद आईं। उसने तफसील से बताया था कि महताब की बीवी परवीन की यारी दोस्ती शमशेर के साथ है। मुझे ख्याल आया कि महताब को इनकी खुफिया मुलाकातों का अब पता चला होगा। मैंने महताब के दरवाजे पर दस्तक दी और दस्तक के साथ ही दरवाजे को धकेला और मैं अंदर चला गया। महताब कमरे से निकलकर सहन में आया। उसके पीछे पीछे परवीन निकली। दोनों हैरत से मुझे देखने लगे। इस वक्त मेरे साथ कोई भी नहीं था। मैं अकेला अंदर आ गया था। महताब भाई मेरे से ज़रा अलग ले गया और कहा, तुमने शमशेर पर गोली चलाई है और मैं इसकी वजह भी जानता हूँ। अब यूँ करो कि बड़े आराम से मुझे सही बात बता दो। तुम्हें सज़ा से बचाना मेरा काम है। तुमने जिस वजह से इसे मारा है वो ऐसी वजह है कि तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं भी यही करता। गैरत वाले ऐसा ही करते हैं। नहीं जनाबे अली, महताब ने उखड़े उखड़े लहजे में कहा, मैंने उसे कहाँ गोली मारी होगी, मैं तो उधर गया ही नहीं। किधर? मैंने पूछा। वहीं, उसने जवाब दिया, जहाँ वो मरा पड़ा है। यही तो मैं पूछ रहा हूँ। मैंने कहा, वो कहाँ मरा पड़ा है? वहाँ कुछ खाली खेत हैं जो दूसरी ज़मीनों की निस्बत गहराई में हैं, महताब ने जवाब दिया। और एक तरफ टीले हैं? मैंने पूछा। हाँ जी, महताब ने जवाब दिया, एक तरफ ऊंचे नीचे टीले हैं। क्या तुमने वहाँ जाकर लाश देखी है? ना जी, उसने जवाब दिया, मैं तो उधर गया ही नहीं। फिर तुम असल बेवकूफ़ हो। मैंने कहा, क्या तुम इतने कच्चे आदमी हो? मुझे सही जवाब दो कि तुमने उसे गोली मारी है या नहीं। नहीं जनाब, उसने जवाब दिया, मैं तो उधर गया ही नहीं। वो देखले में परिंदों के शिकार के लिए गया था। फिर मेरे साथ आओ। मैंने कहा, तुम्हारी किस्मत में जिंदा रहना लिखा ही नहीं। तुम अपने हाथों फांसी का रस्सा अपने गले में डाल रहे हो। मैं जब इससे ज़रा हटा तो इसकी बीवी, जो अच्छी खासी खूबसूरत जवान लड़की थी, मेरे सामने आ खड़ी हुई। उसकी आंखें सुर्ख हो चुकी थीं। ये तो इसे मालूम हो चुका था कि शमशेर मारा गया है, क्योंकि सारे गांव में हलचल मची हुई थी। लेकिन इसे शायद अभी ये मालूम नहीं हुआ था कि उसे मारने वाला महताब है। परवीन ने मुझसे पूछा कि ये क्या मामला है, तुम इसे समझाओ। मैंने महताब की तरफ इशारा करके परवीन से कहा, इसे कहो कि मुझे सही बात बता दे और मैं इसे सज़ा से बचने का तरीका बता दूंगा। क्या आपको यकीन है कि शमशेर को इसने मारा है? परवीन ने पूछा और मेरे जवाब का इंतज़ार किए बगैर कहने लगी, आपके दिल में वैसे ही किसी ने शक डाल दिया होगा। इस आदमी से तो कभी मक्खी भी नहीं मरती। मैं यकीन के बगैर इस पर हाथ नहीं डाल रहा। मैंने कहा, 2 गवाह बाहर खड़े हैं जिन्होंने इसे देखा है। परवीन की आंखों में जो रुके हुए आंसू थे वो बहने लगे और परवीन सिसकियां लेने लगी। परवीन, मैंने आस्था से इससे पूछा, ये आंसू शमशेर के गम में है या अपने खामिद की गिरफ्तारी के गम के हैं? उसने सर झुका लिया और कोई जवाब ना दिया। मैंने महताब को हथकड़ी लगवा दी। गांव के 2 मोअज़्ज़िज़ आदमियों को अंदर बुलाकर महताब से इसकी बंदूक बरामद कराई। इस बरामदगी की तहरीर लिखकर महताब के और दोनों गवाहों के दस्तखत लिए। महताब को थाने भिजवा दिया और मैं खुद जाए वारदात पर चला गया। पहले मैंने वो जगह देखी जो टीले के दूसरी तरफ थी। इस टीले की निशानदही दोनों ऐनी शाहिदों ने की थी। वहाँ महताब के खुरे थे। उन खुरों की तस्दीक खोजी ने की थी, जिसने गांव में महताब का खुरा गौर से देखा था। वहाँ से इस जगह का फासला जहाँ लाश पड़ी थी 50 गज और तकरीबन 2 फीट था।
लाश को जाकर देखा, जमीन और मकतूल के कपड़ों पर लगी हुई मिट्टी गवाही दे रही थी कि मकतूल तड़प तड़प कर मरा है। वहाँ खाली खेत थे और ये तमाम खेत दूसरे खेतों की निस्बत गहराई में थे। मकतूल गांव की तरफ से जा रहा था। ये बात मुझे उसके बाप ने बता दी थी और उसने ये भी बताया कि वो किसी काम से जा रहा था। मुझे आज तक याद है कि शमशीर ने बाप को ये नहीं बताया था कि वो किस काम से जा रहा था। मैंने लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी और जिन 2 आदमियों ने महताब को देखा था, उनके अलावा मुझे जिसकी ज़रूरत थी, उन सबको अपने साथ थाने ले गया। सबसे पहले नंबरदार को अपने दफ्तर में बिठाकर पूछा कि शमशेर महताब और परवीन के मुतालिक वो क्या जानता है। उसने बताया कि शमशेर और परवीन के ताल्लुकात परवीन की शादी से भी पहले के हैं। परवीन के मुतालिक उसने बताया कि तेज़ तर्रार और निडर सी लड़की है, लेकिन शमशेर के सिवा किसी और के साथ उसका ऐसा वैसा ताल्लुक नहीं। मैं हैरान हूँ कि महताब ने शमशेर को कत्ल किया है। नंबरदार ने कहा, ये तो डरपोक सा आदमी है, अपनी बीवी के आगे सजदा करता रहता है। मैंने तो सुना है कि ये बड़ी जायदाद का मालिक है। मैंने कहा, इसे इतना डरपोक नहीं होना चाहिए, ना इसे बीवी की गुलामी करनी चाहिए। अकेला है बेचारा, नंबरदार ने कहा। इसकी उम्र 13-14 साल थी जब इसकी माँ मर गई थी। उस वक्त तक ये बड़ा ही शरारती और दिलेर लड़का हुआ करता था। माँ के मरने के बाद उसे ऐसी चुप लगी कि बोलता ही नहीं था। इसने स्कूल जाना भी छोड़ दिया। इतना शरारती और दिलेर लड़का बिल्कुल ही मर के रह गया। 3-3.5 साल बाद उसका बाप भी मर गया। माँ बाप का अकलौता था। गांव के लोग इसे देखकर अफसोस करते थे कि इतना हंसने खेलने वाला चुलबुला लड़का पागल होता जा रहा था। उस वक्त ये जवान हो चुका था। गांव के लड़के इसे छेड़ते थे तो ये रो पड़ता था या फिर सहम जाता था। इसका कोई करीबी रिश्तेदार नहीं, कोई भी नहीं, नंबरदार ने जवाब दिया। इसका बाप भी अपने माँ बाप का अकलौता बेटा था। मैंने 2-3 आदमियों को साथ मिलाकर महताब को तसल्ली दिलासे देने शुरू कर दिए। इससे उसके हौसले में कुछ जान आ गई और आहिस्ता आहिस्ता ये ठीक तो हो गया, लेकिन इसमें जवानों वाली शौक़ी और जोश पैदा न हो सका। इसके घर में नौकर और एक नौकरानी थी, वही इसके लिए हांडी रोटी करते थे। जो इंसान माँ बाप के प्यार से महरूम हो जाए उसका यही हाल होता है। मैंने कहा, यह आपने ठीक कहा है, नंबरदार ने कहा। यह हर किसी के पास बैठता और कोशिश करता था कि यह आदमी उसके साथ प्यारी प्यारी बातें करे। शायद यही वजह थी कि गांव के किसी भी आदमी ने कह दिया कि महताब ज़रा मेरे साथ आना, एक काम है। महताब इसके साथ चल पड़ता था। इसकी शादी किसने कराई थी, मैंने पूछा। अपनी बिरादरी का एक घर है, नंबरदार ने जवाब दिया। उन्होंने मेरे ज़रिए अपनी बेटी का रिश्ता महताब को दिया था। नंबरदार ने ज़रा आगे होकर आहिस्ता से कहा, मलिक साहब, इस लड़की का रिश्ता शमशेर को मिल रहा था, लेकिन शमशेर अपना सर ऊंचा रखने वाला आदमी था, अपनी मनवाता था और किसी की परवाह नहीं करता था। वैसे भी छिछोरा सा आदमी था। परवीन के माँ बाप ने परवीन का रिश्ता महताब को इसलिए नहीं दिया कि शमशेर ठीक आदमी नहीं था। शमशेर ऐसा बुरा भी नहीं था, लेकिन उन्होंने ये सोचा कि महताब तने तनहा है और दबके रहने वाला आदमी है और सारी ज़मीन इस अकेले के नाम पर है और इसे आसानी से अपने अंगूठे के नीचे रखा जा सकता है। नंबरदार से मैंने कुछ बारीक बातें भी पूछी थी। उसे उठाकर मैंने महताब को बुलाया और उसे एक बार फिर कहा कि वो एक प्याली बयान दे दे, लेकिन वो अभी तक इनकार कर रहा था। क्या तुम इससे भी इनकार कर सकते हो कि इन 2 आदमियों ने जो बाहर बैठे हुए हैं तुम्हें देखा था, मैंने पूछा। और क्या तुम अपने खुरों पर पर्दा डाल सकते हो जो वहाँ खोजी ने देखे हैं? उसने कोई जवाब न दिया। मैं तुम्हें गैरत आदमी समझता हूँ, मैंने कहा, इसलिए मैं तुम्हारी बचत की कोई न कोई सूरत निकाल रखा हूँ, लेकिन तुम्हारी खोपड़ी में मेरी बात पड़ ही नहीं रही। मैं झूठ नहीं बोल रहा, उसने कहा। मैं आपको सच बताता हूँ कि मैंने इस पर कारतूस नहीं चलाया और मैं आपको सही बात बताता हूँ कि मैं शिकार खेलने नहीं गया था। मैं शमशेर को कत्ल करने के लिए निकला था। मेरे कान में ये बात पड़ी कि शमशेर गांव से बाहर जा रहा है। मैंने बंदूक निकाली और अपनी बीवी से कहा कि मैं शिकार खेलने जा रहा हूँ। मैं दूसरी तरफ से वहाँ पहुँच गया जहाँ से मैंने इस पर कारतूस चलाना था। मुझे मालूम नहीं कि शमशेर ने मुझे देखा था या नहीं, पर मैं उसे देख रहा था। वो नीचे वाले खेतों में उतर गया। मैं इस जगह जाकर छुप गया जो आपने देखी है। आपने देखा होगा कि वो जगह छुपकर बैठने के लिए बड़ी अच्छी है। शमशेर मेरे सामने से गुजरा तो मुझे ख्याल आया कि फासला ज़्यादा है, इस तक छर्रे पहुँचते पहुँचते फैल जाएंगे। इसे 2-3 छर्रे ही लगेंगे जिनसे वो मरेगा नहीं। फिर भी मैंने उसके कान को शुष्ट में ले लिया। ये तो मैं जानता था कि दिमाग में एक भी छर्रा चला गया तो जिंदा नहीं रह सकेगा। इसकी कौन सी साइड तुम्हारे सामने थी, मैंने पूछा।
दाईं साइड, उसने जवाब दिया। मैंने अभी ट्रिगर नहीं दबाया था कि सामने से यानी बिल्कुल मेरे बिलमुकाबिल टीलों के पीछे से एक बंदूक फायर हुई। शमशेर रुका, 2-3 चक्कर एक ही जगह पर लट्टू की तरह घूमा और गिर पड़ा। फिर वो तड़पने लगा। मैंने अपनी बंदूक पीछे कर ली। मैं हैरान तो हुआ कि गोली किधर से आई है, लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई कि जो काम मेरे करने वाला था वो किसी और ने कर दिया है। मैं बड़े आराम से वहाँ से उठा और टीले की ओट से निकल आया। इन 2 आदमियों को मैंने देखा था। मैं ये जाहिर करने के लिए कि मुझे मालूम ही नहीं कि यहाँ एक आदमी मारा गया है, टहलते टहलते दरख्तों के एक झुंड की तरफ चला गया और एक फाख्ता मारी। फिर 1-2 परिंदे और मारे और फिर मैं अपने घर आ गया। क्या तुमने अपनी बीवी को बताया था कि शमशेर किसी की गोली से मारा गया है? मैंने पूछा। नहीं, उसने जवाब दिया। गांव में जब शोर उठा था कि शमशेर मारा गया है तो मेरी बीवी दौड़ती हुई बाहर निकल गई थी। वापस आकर उसने मुझे कहा कि तुम भी जाकर शमशेर की लाश को देख आओ। मैंने इसे फिर भी नहीं बताया था कि मैंने शमशेर की लाश को गिरते देखा था। ये तो इसे आपने बताया कि इसका कातिल मैं हूँ। इस शख्स का ये बयान कि शमशेर इसके कारतूस से नहीं मरा बिल्कुल झूठा हो सकता था और मैंने इसे सच माना भी नहीं, लेकिन मैंने इसके बयान को रद्द भी नहीं किया। मेरे दिमाग में एक बात आ गई थी जो पहले नहीं आई थी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखकर ही मुलजिम के बयान और मेरे ख्याल की तस्दीक या तायद हो सकती थी। मैंने ये भी देख लिया था कि महताब न सिर्फ ये कि चालाक नहीं था, बल्कि नंबरदार की राय ठीक थी। वो बहुत ही सीधा आदमी था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को अभी कुछ देर बाद आना था। मैंने उस वक्त तक महताब से बहुत सी बातें मालूम कर ली थी। मेरा पहला सवाल ये था कि शमशेर के साथ उसकी क्या दुश्मनी थी। इस सवाल पर वो चंद सेकंड चुप रहा और फिर उसने सर झुका लिया। मेरा ख्याल है दुश्मनी की वजह आप पहले ही जानते हैं, उसने कहा। आपकी बातों से यही जाहिर होता है। मैं आपको बताऊंगा तो आप मुझे बेगैरत कहेंगे। मैं शादी के थोड़े अरसे बाद ही जान गया था कि मेरी बीवी शमशेर को मुझसे ज़्यादा अच्छा समझती है। मैंने इसे पहली बार कहा कि वो शमशेर को दिल से उतार दे तो उसने कहा कि मेरे सर पे कुरान मजीद रख दो और मैं कसम खाकर कहूँगी कि शमशेर के साथ मेरा ताल्लुक वो नहीं जो तुम समझते हो। मैं तुम्हें पूरी मोहब्बत दे रही हूँ जो बीवी अपने खाविंद को दे सकती है। अगर तुम मुझे मजबूर करोगे कि मैं शमशेर को दिल से उतार दूँ तो मैं तुम्हें मजबूर करूँगी कि मुझे तलाक दे दो। अगर तलाक दोगे तो मैं तुम्हें मजबूर करूँगी कि तो मैं तुम्हें इस गांव में रहने के काबिल नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम्हारे मुतालिक ऐसी ऐसी घटिया बातें मशहूर करूँगी कि तुम मुंह छुपाते फिरोगे और इस गांव से ही नहीं, इस सारे इलाके से तुम्हें दूसरा रिश्ता नहीं मिलेगा। मैं इसका बाकी बयान अपनी ज़बान में पेश करता हूँ। इसके अल्फाज में पेश करने से बात बहुत लंबी हो जाएगी। बाज़ क़ारीन के लिए परवीन और महताब के किरदार अजीब होंगे और शायद नाकाबिल यकीन भी, लेकिन ये सिर्फ पुलिस वाले और नफ्सियात के माहिरीन जानते हैं कि इंसान की फितरत इन दोनों किरदारों से ज़्यादा अजीब है और इसके बाज़ मुज़ाहिरे काबिल यकीन नहीं होते। महताब की एक कमज़ोरी ये थी कि वो अकेला था। अकेला आदमी एक से ज़्यादा आदमियों का मुकाबला नहीं कर सकता। महताब की दूसरी कमज़ोरी ये थी कि वो प्यार और मोहब्बत का प्यासा था। वो माँ बाप का अकलौता बेटा होने की वजह से उनके लाडो प्यार में पला था। खुदा ने इसे इस प्यार से महरूम कर दिया तो उसके दिल पर खौफ बैठ गया और वो सिर्फ प्यार की खातिर हर किसी का गुलाम बन गया। उसने पहली बार अपनी बीवी से कहा कि वो शमशेर को दिल से निकाल दे तो बीवी ने उसे ये जवाब दिया जो मैंने आपको सुना दिया है। महताब को गुस्सा आना चाहिए था, लेकिन वो झाग की तरह बैठ गया। उसने बीवी को कुछ न कहा और उसके बाप को बताया। बाप ने उसे डांट कर कहा कि उसने उसकी बेटी पर ऐसा इल्ज़ाम फिर कभी लगाया तो वो अपनी बेटी को घर ले आएंगे। महताब वहाँ से भी चुपचाप चला आया। परवीन ने उसके साथ 2 रवैये इख्तियार कर लिए। इसके साथ ऐसा प्यार करती जैसे माँ अपने बच्चे के साथ करती है और उसे डांट भी दिया करती। ये तो वो महताब से कहती ही रहती थी कि शमशेर को वो दिल से नहीं उतार सकती और इसे मिले बगैर भी नहीं रह सकती और महताब को वो प्यार से महरूम नहीं करेगी। तुम मुझे सारी सारी रात जगाए रखोगे तो हंसी खुशी रहूंगी, परवीन ने कई बार उसे कहा था। जो तकलीफ दोगे वो बर्दाश्त करूंगी, लेकिन शमशेर के खिलाफ तुम्हारी ज़ुबान से कोई बात नहीं सुनूंगी। मुख्तसर ये कि परवीन ने महताब को सदाया हुआ बंदर बना लिया था और वो परवीन के प्यार में मदहोश रहता था। उसने मुझे बताया था कि उसे एक बार टाइफाइड हो गया था। उस ज़माने में आजकल जैसी दवाइयाँ नहीं होती थीं। टाइफाइड अपनी मियाद पूरी करके मरीज़ को छोड़ता था। उसकी मियाद कम से कम 2 हफ्ते और ज़्यादा से ज़्यादा 3 हफ्ते हुआ करती थी।
इसलिए इसे मयादी बुखार कहा जाता था। महताब 2 हफ्ते बुखार में पड़ा रहा और वो हफ्ते परवीन उसकी चारपाई पर मौजूद रही। पूरी पूरी रात उसके साथ जागती रही, उसका सर और उसका जिस्म दबाती और उसकी खिदमत करती थी। महताब की अपनी शख्सियत खत्म हो गई थी, वो परवीन के आसेबी साय में आ चुका था। शमशेर के साथ तुम्हारी बोलचाल बंद थी? मैंने पूछा। यह सलाम दुआ थी। मेरे दिल में उसकी नफरत थी। महताब ने जवाब दिया। वो मुझे दोस्त बनाने की कोशिश करता था, मेरे रास्ते में आकर मुझे रोक लेता और हाथ मिलाता था, लेकिन मैं उसके साथ इस तरह बोलता था जैसे वो गांव का कमी या कमीन हो। ज़मीन और रुपए पैसे के लिहाज से वो मेरा मुकाबला नहीं कर सकता था। यूँ समझ लें कि मैं अगर 1 रुपये का आदमी था तो उसकी कीमत सिर्फ 6 आने थी। फिर ये वक्त आ गया कि महताब के घर नकब लगी और तमाम जेवरात और पैसे निकल गए। अब इस वारदात के 15-16 दिनों बाद महताब ने मुझे बयान देते हुए एक ऐसी बात बताई जिस पर मुझे यकीन नहीं आ रहा था। अब मैं आपको राज की एक और बात बता देता हूँ, उसने कहा। मेरा जो माल चोरी हो गया था वो सारे का सारा मुझे वापस मिल गया है। कब? मैंने पूछा। कहाँ से मिला है? 5-6 दिन हो गए हैं, उसने जवाब दिया। अब आप मेरी पूरी बात सुने। जिस रोज़ मेरे घर नकब लगी थी उससे तीसरे दिन मेरे एक हिंदू दोस्त गोपाल दास मुझे मिला और कहने लगा कि एक सुनार जो उनका पड़ोसी है उनके घर आया था। इसने कुछ जेवरात गोपाल दास के बाप को दिखाकर कहे थे कि यह खालिस और बड़ा अच्छा सोना है, अगर कोई चीज़ इन्हें पसंद हो तो खरीद लें। मैं ये बाकी वाकया अपनी ज़बान में सुनाता हूँ। मैंने पहले बताया कि कोई भी सुनार जेवर खरीदता है, खा वो चोरी का हो या वैसे ही किसी ने बेचा हो, तो सुनार उसे फ़ौरन तोड़ फोड़ कर ढाल देता है। लेकिन इस सुनार ने जेवर की कुछ चीज़ें अपने पड़ोसी को दिखाई कि वो इसी हालत में खरीद ले। इसे अपने पड़ोसी पर भरोसा होगा कि वो किसी को बताएगा नहीं। दूसरी वजह यह भी हो सकती थी कि हिंदू लड़कियां मुसलमान लड़कियों के साथ कम ही उठती बैठती थीं। इस सुनार ने चोरी का जेवर असल हालत में अपने पड़ोसी के हाथ बेचने का खतरा इसलिए भी मोल लिया था कि वो शहर में रहता था और जेवर एक गांव का था। महताब का ये दोस्त गोपाल दास शहर का रहने वाला था। ये दरअसल शहर नहीं, कस्बा था, जहाँ मेरा थाना था। देहात के लोग इसे शहर कहते थे। गोपाल दास और महताब 8वीं जमात तक इकट्ठे पढ़े थे। इस वक्त से इनकी दोस्ती चल रही थी। गोपाल महताब के पास कभी कभी गांव में आया करता था और महताब उसे परिंदों के शिकार के लिए ले जाया करता था। अब महताब का घर लुट गया तो किसी तरह गोपाल दास को पता चल गया। ये सुनार हमारा पड़ोसी भी है और इसके साथ हमारी रिश्तेदारी भी है, गोपाल दास ने महताब को बताया। मुझे ये शक नहीं था कि ये जेवर चोरी का है, लेकिन एक चीज़ से मुझे शक हुआ है। मुझे याद है कि तुम पान के पत्ते की शक्ल का सोने का एक तावीज़ गले में बांधा करते थे और उस पर अल्लाह लिखा होता था। ये भी उन जेवरात में था। मुझे शक है कि ये सारा जेवर तुम्हारा है। महताब ने इसे अपने जेवर की तफसील और कुछ निशानियां बताईं तो गोपाल दास ने कहा कि यही चीज़ें मालूम होती हैं। ऐसा हो नहीं सकता था कि गोपाल दास ये जेवर या कम से कम तावीज़ ही उठा लाता और महताब को दिखाता। एक काम करोगे गोपाले? महताब ने गोपाल दास से कहा। अगर ये चीज़ें अभी तक तुम्हारे घर में हैं तो तावीज़ को एक बार फिर देखना। अल्लाह का लफ्ज़ ज़रा सा घिसा हुआ है और अलिफ दरमियान एक लकीर इतनी गहरी पड़ गई थी कि अलिफ के दरमियान से कटा हुआ मालूम होता है। मेरे तावीज़ की सबसे बड़ी निशानी ये है कि एक किनारे पर चोट का निशान है। अगले रोज़ गोपाल ने महताब को पूरे यकीन के साथ बताया कि ये तावीज़ महताब का ही है। मैं ज़्यादा बारीक तफसीलात पे नहीं जा रहा, मुख्तसरन सुना रहा हूँ कि गोपाल दास ने महताब को यकीन दिला दिया कि जेवर उन्हीं के घर का है। क्या तुमने अपने इस हिंदू दोस्त से ये नहीं पूछा कि वो अपने एक हिंदू पड़ोसी को जो उसका रिश्तेदार भी है क्यों गिरफ्तार कराना चाहता है? मैंने महताब से पूछा और ये भी कहा, हिंदू हिंदू के खिलाफ कभी ऐसी कार्रवाई नहीं करता। हिंदू ऐसी कार्रवाई भी कभी नहीं करता जिसमें एक हिंदू का नुकसान और किसी मुसलमान का फ़ायदा हो। मैं जानता हूँ, महताब ने कहा। मैंने इससे पूछा था। इसने इस सुनार के खिलाफ बड़ी नफरत से बात की और कहने लगा कि वो अपनी बेटी गोपाल के साथ ब्याहना चाहता है, लेकिन गोपाल दास को उसकी बेटी ज़रा सी भी अच्छी नहीं लगती। गोपाल दास ने मुझे ये भी बताया कि सुनार बड़े गलत तरीक़ों से उसके माँ बाप को मजबूर कर रहा है कि गोपाल दास उसकी बेटी के साथ शादी कर ले। गोपाल दास कहता है कि वो इस सुनार को किसी न किसी मुसीबत में डालना चाहता है। गोपाल दास ने महताब को बताया कि ये जेवर अभी तक उसकी माँ के पास है। महताब ने उसे कहा कि मुमकिन हो सके तो तावीज़ उठा लाओ और वो इसे देखकर वापस कर देगा। दूसरे दिन गोपाल दास इन जेवरात में से तावीज़ चोरी करके ले आया।
महताब ने देखा तो ये इसी का तावीज़ था। उसने तावीज़ गोपाल दास को दे दिया। उसने गोपाल दास से सुनार का नाम पूछ लिया था और दुकान भी मालूम कर ली थी। जनाब मलिक साहब, महताब ने ये वाकया मुझे सुनाकर कहा, मैं कोई अक्लमंद आदमी तो नहीं, ये बातें आप बेहतर समझ सकते हैं। जिस रोज़ गोपाल दास ने मुझे इस जेवर के मुतालिक बताया था, मैंने इससे एक रोज़ पहले शमशेर को इस सुनार की दुकान में बैठे हुए देखा था। मैं उस रोज़ आपके पास यहाँ थाने में आया था। यहाँ से उठकर मैं बाजार चला गया और इस सुनार की दुकान के सामने से गुजरा था। मैं शमशेर पर डकैती का शक कभी न करता। वो खानदानी आदमी था। इसमें 100 तरह के ऐब हो सकते हैं, लेकिन वो डाकू या चोर नहीं हो सकता। मुझे शक इस वजह से हुआ कि मैं बाजार में घूम फिर कर वापस गांव को चल पड़ा। मैंने शहर में एक जगह शमशेर के साथ एक आदमी को देखा जो शरीफ आदमी नहीं। उस पर पहले ही चोरी के इल्ज़ाम लग चुके हैं और शायद वो एक बार फिर सज़ा भी भुगत चुका है। महताब ने इस आदमी का नाम बताया जो शमशेर के साथ था। महताब इसे इतनी अच्छी तरह नहीं जानता था जितनी अच्छी तरह मैं जानता था। उस आदमी का नाम शौकत था और वो शौका के नाम से मशहूर था। वो चोरी में 1 साल की सज़ा भुगत चुका था और यही उसका पेशा था। वो मेरे थाने वाले कस्बे का रहने वाला नहीं था। कस्बे से 3 मील दूर के एक गांव का रहने वाला था। मैंने महताब से कुछ बातें पूछी जो उसके सोच सोच कर बताईं। उससे मुझे भी शक हो गया कि महताब के घर की वारदात के मुलजिम शमशेर और शौका हो सकते हैं। अब ये बताओ, मैंने महताब से पूछा, माल तुम्हें वापस किस तरह मिला? ये भी अजीब किस्सा है मलिक साहब, महताब ने जवाब दिया। मैं अपने घर आया और अपनी बीवी को बताया। मैंने उससे कहा कि हमारा चोर शमशेर है। ये सुनकर मेरी बीवी मुझ पर बरस पड़ी और उसने मेरी बहुत बेइज्जती की कि मैं शमशेर पर डकैती का इल्ज़ाम लगा रहा हूँ। मैंने उसे कहा कि शमशेर चोर नहीं तो उसने चोरी करवाई है और जेवर फला सुनार के हाथ बेचा है। परवीन महताब का ये इल्ज़ाम सही तस्लीम नहीं कर रही थी। महताब ने उसे कहा कि ये तो इसे पता चल गया है कि हमारा जेवर कहाँ है, इसलिए वो अभी थाने जाकर इसकी निशानदही करेगा। महताब ने मुझे बताया कि इसकी बीवी चुप हो गई और मालूम नहीं क्या सोचने लगी। मेरी बात कान खोलकर सुन लो, परवीन ने महताब से कहा, अभी थाने न जाना और ये बात दिल में रखना कि जब तक मैं ना कहूँ तुम जबान बंद रखना। परवीन ने ये बात ऐसे अंदाज से की थी जिस अंदाज से वो महताब के साथ बातें किया करती थी। वो हुक्म चलाती और जिस तरह महताब उसके आगे दब जाया करता था, इसी तरह दब गया। मैं महताब की ज़बानी ये वाक़या सुन सुनकर हैरान हो रहा था कि ये क्या अलिफ लैला की दास्तान मुझे सुनाई जा रही है। इस दास्तान के सारे किरदार मुझे ज़हनी मरीज़ मालूम होते थे। कभी तो मुझे ये ख्याल आता था कि महताब झूठ बोल रहा है। ये तो मैं देख ही चुका था कि महताब पर किसी आसिफ का असर है। अगर वो मुझे ये न बताता कि वो अपनी बीवी के ज़ेर असर है तो मैं इसे शरशरार का असर समझता। असर भी इतना शदीद था कि बीवी ने महताब को आंखें दिखाकर कहा कि वो जेवरात की यानी इस सुनार की निशानदही ना करे, तो महताब ने उसका हुक्म मान लिया। इसके बाद महताब ने अजीब व गरीब बात सुनाई कि परवीन महताब को ये बताकर कि वो कुछ देर के लिए अपने घर जाकर आ रही है, चली गई और शाम को वापस आ गई।